देखो, हम लोग आज इनकम टैक्स में ना एक पर्टिकुलर पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट है। तुम लोग के सिलेबस में क्या है इनकम टैक्स में मेनली क्या है ना, क्या होता है इनकम टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है एंड 5 हेड्स ऑफ इनकम, बस यही है। बट 5 हेड्स ऑफ इनकम का पूरा कैलकुलेशन है, तो वो हम लोगों को समझना हो। तो चलो, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है पता है? इस हेडिंग के अंदर में तुम इनकम को दिखाओगे तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है देयर आर ओनली 5 हेड्स। सिर्फ 5 ही हेड्स है जिसमें तुमको इनकम को दिखाना है। कहीं से भी आए इनकम, वो तो सोर्सेज है, तुमको दिखाना सिर्फ 5 हेड के अंदर में ही है। 5 जो रूम्स है उसी के अंदर में इनकम जाके बैठेगी और कहीं नहीं जाके बैठेगी। तो चेरी हम लोग को बताने वाली है वो नेम ऑफ द हेड्स क्या क्या है। पता है तुम लोग को ये जो 5 हेड्स है ना, सीयू क्या करता है ना, 5 मार्क्स के लिए नेम 5 हेड्स ऑफ इनकम। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, खाली नाम लिखना, नेम 5 हेड्स ऑफ इनकम। और सीयू का बच्चा लोग उसमें भी गलती करता रहता है, तुम मत करना। एक साथ भर दे सर। तुम बता, पांचवा पूरा कर, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन्स। बट इसको थर्ड है। हाँ वही बिजनेस प्रोफेशन, वो ठीक से नहीं बोली। तो तुम लोग बेसिकली ध्यान रखना, बट ढंग से लिखना पड़ेगा। तुम लिखा इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, द सोर्सेस। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, पांचों करना है तुम लोग को। मेन हेड्स ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, सैलरीज और पीजीबीपी, और अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन बहुत छोटा है। अगर अपने चाहे तो एक एक क्लास में खत्म कर सकते हैं ऐसे है। लेकिन मेनली ये हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी सबसे बड़ा है, लेंदी है। पीजीबीपी उससे थोड़ा बड़ा है, क्या हाउस प्रॉपर्टी बराबर ही है। तो अभी अपने आते हैं आज के क्लास में ना, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम, मतलब हम लोग 5 हेड्स ऑफ इनकम ले रहे थे ना। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम की अगर अपने बात करें तो पांचों का नाम ले लेते हैं पहले तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में नंबर 1 इज सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट वन इज अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। और तुम्हारे अभी का सिलेबस में नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा, इसी में थोड़ा एक्सटेंशन डाल देगा और जीएसटी डाल देगा। अभी के सिलेबस में अपने जाए तो ये 5 हेड्स ही है मेनली। अगर इसको अच्छे से कर लेता तो इसमें से पूरा कवरेज है। तो अब अपने आते हैं हम लोग आज के क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो, सबसे पहले तुम लोग ये समझना कि जो हाउस प्रॉपर्टी है, ये अपने एक हेडिंग दी है कि एक हेड है जिसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। मतलब देखा जाए तो एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे 5 अलग अलग बिल्डिंग्स है। हर एक बिल्डिंग में एक एक नाम लिखा हुआ है, एक में सैलरीज है, एक में हाउस प्रॉपर्टी है, ये सब नाम लिखा हुआ है। तुमको किस बिल्डिंग में जाना है तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। तुमको एंट्री टिकट मिलेगी तभी तुम उसमें एंट्री ले सकते हो। मतलब तुम्हारा इसका मतलब मेरा बोलने का ये है कि तुमको ये समझना होगा कि कौन सी इनकम किस हेड में चार्जेबल टू टैक्स होगी। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो अगर कंडीशंस तुम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो इनकम इस हेड में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सब अपने हाउस प्रॉपर्टी वर्ड लिखे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब तुम लोग क्या होगा, तुम लोग तो अभी सीख रहे हैं ना, तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो सकता है। जैसे सपोज कर ले, हम बता रहे हैं कि सपोज कर ले इसका देवांश नाम है ना तेरा, देवांश का एक हाउस प्रॉपर्टी है। ये उस हाउस प्रॉपर्टी को क्या किया ना कि अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, वहां बिजनेस से इनकम अर्न कर रहा है। तो वो जो इनकम है वो बेसिकली क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, जीबीपी हेड में ही जाएगा। अब ये क्या किया, उस हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो हाउस प्रॉपर्टी को बेचने से इसको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट कहां पे जाएगा, क्या उसको उसको कैपिटल गेन बोलेंगे।
अब ये हाउस प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे देने लगा, उससे रेंट लेने लगा, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा। ठीक है। अब इसमें भी और बहुत सारा कुछ कंसेप्ट है, जैसे सपोज करो देवांश जो है वो भूमि को अपना प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया, देवांश उसका ओनर है, भूमि उसको रेंट दे रही है, तो भूमि जो उसको रेंट दे रही है देवांश के हैंड में वो इनकम टैक्सेबल होगा अंडर विच हेड, हाउस प्रॉपर्टी। बट अब क्या हुआ, भूमि भी क्या की, भूमि उससे ली थी 10,000 पर मंथ के रेंट पे, और वो क्या की 14,000 पर मंथ के रेंट पे यासिका को रेंट पे दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, भूमि भी गेन कर रही है, 10,000 रुपया रेंट इसको देती है, 14,000 उससे लेती है, तो 4,000 रुपया तो इसका इनकम हो गया। तो वो जो 4,000 इनकम है उस पर भी भूमि को टैक्स देना पड़ेगा। कौन से हेड में टैक्स देगा तू? क्यों? पीजीबीपी वो तुम्हारा बिजनेस थोड़ी है। अदर सोर्सेज, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इसके लिए टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। वो तो है ही, इसके पास भी है इसके पास भी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या पता है? एसएससी जिससे हम टैक्स मांग रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, ये तो ओनर था इसलिए इसके हैंड में टैक्सेबल हो रहा है अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, बट ये ओनर नहीं है तो इसलिए इसके हैंड में टैक्सेबल नहीं हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, डिपार्टमेंट टैक्स थोड़ी छोड़ेगा, बोलेगा भूमि तुम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स मत दे, तुम अदर सोर्सेज में टैक्स दे, टैक्स लेगा इससे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो अभी अपने आते हैं सबसे पहला बात, कोई भी इनकम अगर किसी पर्टिकुलर हेड में फॉल करे तो सबसे पहला एक चार्जिंग सेक्शन होता है, अलग अलग है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 22 बोलता है कि इनकम इस हेड में इस रीजन से आएगी, तो वो रीजन अपने पहले समझेंगे उसके बाद मूव ऑन करेंगे। तो और ध्यान रखना ये जो इनकम टैक्स तुम लोग टॉपिक कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट जो कर रहा है, इस सब्जेक्ट में क्या ना, ये थ्योरी है प्रैक्टिकल भी है। तुम अगर इसको समझ रहे पूरा तो यही थ्योरी है यही प्रैक्टिकल है। ठीक है, मतलब तुम अगर थ्योरी आ गया तुम आराम से बना के लिख सकता है, और प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल तो करना ही है। तो अभी अपने आते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले कोई भी इनकम तुम इस पर्टिकुलर हेड में चार्जेबल कब करोगे, उसको हम लोग समझ रहे हैं। कुछ नहीं आ रहा है? अभी कुछ लिखा था? अभी तो बस ये जो लिखा हुआ है बस उतना ही है। अच्छा यहां पे आ जा, अभी हम लिखने जा रहे हैं यहां पे इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी के लिए चार्जिंग सेक्शन, ये है 22, मतलब सेक्शन 22 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 22 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये डिफाइन करता है कि आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में इन रीजंस के चलते आएगी। और वो रीजंस क्या क्या है अभी अभी हम डिस्कस किया था, बता दो यासिका। नंबर 1 देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो टैक्स पे करेगा उस इनकम के ऊपर वो उसका ओनर होना चाहिए। यहां पे जैसे ये ओनर था ये ओनर नहीं थी। ठीक है, तीसरा कंडीशन भी है, एसएससी मस्ट नॉट यूज सच प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। एसएससी अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए उस हाउस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करता हो, जैसे ये उस समय यूज कर रहा था ना, अपने फिर उसको एचपी हेड में नहीं लिए, पीजीबीपी हेड में लेके चले गए। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो इनकम का कैलकुलेशन इस हेड में होगा, अगर नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है तो किसी और हेड में होगा। क्यों होगा वो दूसरा हेड बताएगा। यहां पे आ जाओ, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी will be chargeable to tax under this head if following conditions are satisfied। और एक चीज ध्यान रखना, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम ही आता है, हाउस प्रॉपर्टी बेचने से जो इनकम आएगा वो रेंटल इनकम नहीं होता है, तो वो इस हेड में आएगा ही नहीं, वो कैपिटल गेन में जाएगा। तो रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में चार्जेबल टू टैक्स हो सकता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो नंबर 1 कंडीशन क्या है, नंबर 1 देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी,
तो बेसिकली इसका मतलब क्या, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पता है? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ध्यान रखना, लैंड सराउंडेड बाय वॉल्स। मतलब वैकेंट लैंड से वैकेंट लैंड कैन नॉट बी टर्म्ड एज हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने कहा लैंड सराउंडेड बाय वॉल्स होना चाहिए, मतलब बाउंड्रीज होनी चाहिए, ठीक है, रूफ होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो उससे रिलेटेड इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी। वैकेंट लैंड से जो इनकम होगी, रेंटल इनकम भी अगर होगी, तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तुम बोलेगा सर मेरा है तो प्रॉपर्टी बट हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी है, तो इन सच केस उससे रिलेटेड रेंट कहां चला जाएगा फिर? कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। कैपिटल गेन में एसेट्स को बेचेगा तो आएगा। तो देख बेसिकली तुम लोग सिंपल सा चीज समझना, सबसे पहला चीज हर किसी में ना एक चार्जिंग सेक्शन डाला हुआ है, अगर वो फिट होता तभी वो इनकम उस साइड में जाता है, और अगर उस साइड में नहीं जा सकता तो डिपार्टमेंट बोलता हम टैक्स नहीं छोड़ेंगे। तुम एक काम करो, इसीलिए तुम एक रेसिडुअल सोर्स बनाया है ना, अदर सोर्सेज, उसमें जाके टैक्स दे दो, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो सपोज कर ले कि तुम्हारा एक लैंड है, वैकेंट है, तुम क्या किया, वहां कार पार्किंग के लिए स्पेस दे दिया लोगों को और उससे रेंटल लेने लगा। तो अब इससे क्या हुआ, तुम्हारे पास तो रेंटल इनकम आ रहा है, तो वो जो रेंटल इनकम है वो प्रॉपर्टी से ही आ रहा है। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है? उसको क्या बेसिकली रूफ है? नहीं है ना। बिल्डिंग बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। तो इन सच केस उससे रिलेटेड जो रेंटल इनकम होगा, तुम लोग बोलेगा सर आप तो बोले रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, लेकिन ये रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, तो कहां पे जाएगा? क्या सैलरी में जाएगा? नहीं। पीजीबीपी में भी नहीं जाएगा, तो कहां चला जाएगा? अदर सोर्सेज में चला। अब अपने आओ यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, इसमें कुछ चीजें और इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, बिल्डिंग इंक्लूडेड होगी। और बिल्डिंग के साथ साथ और क्या क्या चीजें अपने इंक्लूड कर सकते हैं? इस बिल्डिंग के साथ अगर कोई अटैच्ड लैंड हो तो उसको कंसीडर करेंगे। देख अभी अटैच लैंड का मतलब बताता है। देख सपोज के लिए तेरा एक बंगलो है, ठीक है, या सपोज के लिए 2 फ्लोर का तुम अपना स्पेस लेके अपना बिल्डिंग बना के रखा है, उससे अटैच्ड तुम एक गार्डन बना के रखा है, तो वो गार्डन तो वैकेंट लैंड है, उस लैंड से रिलेटेड तुम कुछ जनरेट कर रहा है इनकम, रेंटल इनकम, तो वो कहां पे जाना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेस? हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे ये बोलना चाहता है इट इंक्लूड्स बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, मतलब सराउंडिंग लैंड, अटैच्ड लैंड जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो लैंड वैकेंट भी हो तो भी, वो तो अटैच्ड लैंड है ना, तो उसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर सब उसको सिंपली तेरा कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है, खाली एक लैंड है, तो क्या उस लैंड को तुम उससे रिलेटेड जो रेंटल इनकम आएगा वो किसी बिल्डिंग से अटैच्ड है? तुम्हारा बिल्डिंग से अटैच्ड है? नहीं है ना, तो उससे रिलेटेड इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, मतलब लैंड अटैच्ड टू बिल्डिंग। हाँ तो वो कंसीडर होगी एकदम। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें प्रॉपर्टी को अपने थोड़ा सा डिटेल में समझ लिया। हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी मतलब लैंड सराउंडेड बाय द वॉल्स, इट इंक्लूड्स लैंड्स, बिल्ड सॉरी लैंड्स, इट इंक्लूड्स बिल्डिंग, इट इंक्लूड्स बिल्डिंग के साथ लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, मतलब अटैच्ड जो भी लैंड होगा उस बिल्डिंग से वो कंसीडर होगा, सिंपली वैकेंट लैंड नहीं कंसीडर होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 2 कंडीशन। अच्छा नंबर 2 में अपने पास आता है, ये जो पर्सन है जिससे हम टैक्स मांग रहे हैं वो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, तभी उससे इनकम टैक्स हम लोग इस हेड में मांगेंगे। एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, उसका ओनर होना चाहिए।
और तुम लोग एक दो चीज और ध्यान रखना, जैसे कॉस्ट में क्या होता है ना, कॉस्ट में अपने अगर सपोज के लिए पहला कुछ पोर्शन नहीं भी देखे हुए हैं तो दूसरा पोर्शन समझ में आ जाएगा। लेकिन टैक्स में अगर तुम अब जो रेसिडेंशियल स्टेटस छोड़ दे वो तो बेसिक सा पार्ट, अब ये सब में अगर तुम लोग एक चीज छोड़ देगा ना, जैसे एक क्लास अब तुम टैक्स ये हाउस प्रॉपर्टी का पहला क्लास छोड़ दिया, अब तुम सीधा सोचेगा दूसरे क्लास से कर ले तो नहीं समझ। तो ये सब चीज ध्यान रखना, सब एकदम रिलेटेड है, चेन रिलेटेड है, तो पूरा देखना ही पड़ेगा। अगर एब्सेंट करे तो वीडियो देख के आना। तो अब आ जाओ थर्ड डिवीजन, क्या थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करना होगा। तीसरा कंडीशन, एसएससी मस्ट नॉट यूज such house property for his own business or profession। एसएससी उसको अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करेगा। कैसे, दोनों जन ओनर एक प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट बनाने से ओनर थोड़ी बन जाएगी। ओनर मतलब तुम उसका लीगल ओनर होगा, तुम्हारा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होगा, रजिस्टर्ड ओनर होना चाहिए। ओनर मतलब तुम इसको रेंट पे दे दिया, तो रेंट पे देते तो भी तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनता है, पता ना, ये तो उससे ये ओनर थोड़ी बन जाती है। ओनर मतलब एक्चुअल ओनर होना चाहिए ना, वो तो ओनर तो बनी नहीं, वो तो रेंट मतलब टेनेंट है। और वो जो रेंट पे उसको दी ना यासिका को, उसको बोलता सबलेटिंग बोला जाता है। और तुम जो इसको प्रॉपर्टी को लेट आउट है उसको बोला था लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, और ये जो उसको लेट आउट कर रही है उसको सबलेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी बोला जाता है। टेक्निकल वर्ड ये सब है। अच्छा, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, तुम उसको किस चीज के लिए यूज नहीं करेगा, अपने ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। करो तो करेगा तो इस हेड में नहीं आएगा इनका, ठीक है। अब उसके बाद आता है सोच, यहाँ पे यूज को हम इसको किस लिए हाईलाइट मतलब इससे सर्कल किया। सपोज कर ले कि देवांश क्या किया, भूमि को प्रॉपर्टी दे दिया, अरे रेंट पे दिया है, ये सोच रहा है दे दिया इसे, तो रेंट पे दिया, अब ये यूज कर रही है, ये यूज किस लिए कर रही है, अपने बिजनेस के लिए कर रही है। तो उसके हैंड में जो रेंटल इनकम आ रही है, भूमि जो उसको रेंट दे रही है, वो किस हेड में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी। क्यों, हम तो बोला ना बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए, यही समझाना चाह रहा है। टेनेंट्स यूज इज इमटेरियल, टेनेंट कैसे यूज कर रहा है मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख रहा है। ये सब क्या था अभी तो समझ में आ गया, एग्जाम में सम सॉल्व करते समय कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखो टेनेंट्स का यूज इमटेरियल है, मेरे को मतलब ही नहीं कैसे यूज कर रहा है। टेनेंट्स यूज इज इमटेरियल। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो तुम ध्यान रखना, तुम्हारी जो इनकम है वो तुम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कैलकुलेट करेगा। क्वेश्चन याद है सर, कैलकुलेट करेंगे कैसे, ठीक है। उसके पहले छोटा छोटा एक दो स्पेशल पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेंटल इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड। रेंटल इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड क्या है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है कि कुछ और है, दो सोर्सेज है ना, IFOS, गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये कहाँ आना चाहिए, कैपिटल गेन। ठीक है, ये दो चीजें याद रखो। अब अपने और नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग को ये समझ में आ गया ना, इनकम इस हेड में कब चार्जेबल टू टैक्स होगा, इफ द गिवन कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड, 3 कंडीशंस। अब अपने आते हैं कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, तो कंप्यूटेशन के लिए फॉर्मेट्स होते हैं, हम लोग को उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक पॉइंट इसमें और लिखो, देख तुम लोग याद है पहला क्लास जब तुम लोग समझ रहा था तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे, ओनली इनकम जो होती है रियल इनकम मतलब एक्चुअली जो तुम अर्न कर रहे हो,
और टैक्सेबल इनकम अलग होता है। लेकिन जो भी इनकम होती है तुम कमाते हो उसी इनकम पे तो टैक्स दोगे ना। ओनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द इनकम विच इज टैक्सेबल ऑन नॉशनल बेसिस। नॉशनल बेसिस मतलब एक्चुअल बेसिस में नहीं, एस्टिमेटेड बेसिस पे इनकम निकाल के टैक्स देना पड़ता है। यही इनकम एक ऐसी है जिसमें हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे इनकम कैलकुलेट करते हैं और टैक्स पे करते हैं। धीरे धीरे करते करते समझेगा, अभी बस इतना समझो, ओनली इनकम विच इज टैक्सेबल ऑन नॉशनल बेसिस या एस्टिमेटेड बेसिस इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि जनरली इनकम एक्चुअल में जो तुम इनकम कमाओगे उसी पे टैक्स पे करोगे, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लिख लो, हाउस प्रॉपर्टी इज द ओनली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इज द, हाउस प्रॉपर्टी मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हम लोग बोलते समय हाउस प्रॉपर्टी बोलते थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द ओनली इनकम which is chargeable to tax on notional basis। notional मतलब estimated basis। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब तो बेसिक पॉइंट डिस्कस किया है। अब हम लोग आते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। जैसे आपने भी रिटर्न्स ऑफ इनकम लगाते हो, कभी सुना रिटर्न्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है? अपने जब इनकम कमाते हैं, याद है हम लोग डिस्कस करते, प्रीवियस ईयर होता है, असेसमेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में तुम इनकम कमाए, असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर में तुम वो कमाई हुई इनकम को कैलकुलेट किए, फिर उस पर कितना टैक्स देना है ये निकाले, और उसके बाद क्या किए, उसको गवर्नमेंट को बता के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस पर टैक्स पे कर दिए। तो जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हो ना, तो जो बताते हो तो उसमें रिटर्न्स मतलब बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। उसको अपने जो फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करते हैं, उसको बोलता है रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न लगाना बोलते हैं उसको, सुना होगा तो, न्यूज में भी आता रहता है, नहीं तो हम सुनाते रहे, उसको रिटर्न ऑफ इनकम बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब उसको अप्लाई करेंगे तो हर तरह का इनकम होगा। सपोज के लिए भूमि का एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और एक जॉब करती है सैलरी इनकम है, तो ये अपना इनकम कंप्यूट करते समय दो मतलब इनकम रिटर्न एक फॉर्म एक ही फिल करेगी, उसमें फॉर्मेट्स रहेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग फॉर्मेट है, सैलरी के लिए अलग फॉर्मेट है, उसको फिल करेगी, फिल करके टैक्स कैलकुलेट करेगी, फिर टैक्स पे करेगी, ये प्रोसेस रहता है। तो अपने अभी समझने जा रहे हैं ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम को किस फॉर्मेट में फिल करते हैं। ठीक है, तो वही समझने जा रहे हैं। तो अब आ जाओ फॉर्मेट समझेंगे अपने। और ये सब लर्निंग भी है, यासिका अच्छे से रट लेना, हम तुमसे नेक्स्ट क्लास पूछने वाले हैं सब। तुम पढ़ेगा तो चेरी तो अपने आप ही पढ़ लेगी, और भूमि तो वैसे भी अच्छी स्टूडेंट है। हम ना कल उसको देखा था, सृष्टि को। 9 बज रहा था शायद रात। नहीं नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है, हम तो बनाते रहे, मेरा तो पेज वेस्ट नहीं होता। चलो देखो, देखो यहाँ पे अपने सबसे पहले क्या दे देंगे, हेडिंग देंगे। तुम लोग हेडिंग ना प्रॉपर नॉर्मल एक मतलब पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह ब्ला 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 लिख सकता है इन सिंपल वर्ड्स। ये भी तुम लोग लिख सकता है यहाँ पे कि सबसे पहला तुम लोग यहाँ पे लिख देगा भाई किसका इनकम कंप्यूट कर रहा है, उसका नाम, एसएससी, उसका स्टेटस क्या है। तुम्हारे बीकॉम के लिए उसका स्टेटस ऑलवेज एक ही होगा, वो क्या होगा पता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वो भी रेसिडेंट। और उसका कंप्यूटेशन क्या चीज का कर रहे हो तुम, जैसे यहां पे अभी तुम क्या कंप्यूटेशन कर रहे हो, ये लड़की डांट खाने वाली है मेरे से, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। यहां पे कंप्यूटेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एसएससी का नाम लिख देंगे, जैसे हम लोग सपोज करो लिख दे रहे मिस याशिका, हाँ सब अपना अपना नाम लिख दो, रेसिडेंट इंडिविजुअल। और प्रीवियस ईयर में क्या आ जाएगा, तुम लोग का फिक्स है 24-25, और असेसमेंट ईयर में 25-26।
पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। देखो सबसे पहले आ जाओ, हम लोगों को क्या करना है ना, यहां पे अभी एक बार फॉर्मेट लिखो, फिर फॉर्मेट की चीजों को समझाएगा कि क्या क्या चीज है। सबसे पहले हम लोग को एक वैल्यू लेना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या होता है इसको बाद में समझाएगा, अभी जस्ट कॉपी करो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू वैसे होता क्या, एक बार समझ भी लो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल अर्निंग कैपेसिटी, रेंटल कैपेसिटी, मतलब बेसिकली एनुअल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज नोन एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, लेस, या हम यहां पे इसको एरो के फॉर्म में लिख भी देते हैं, एनुअल अर्निंग कैपेसिटी। हाँ लिख लेना, क्या दिक्कत है, कौन सा एग्जाम में लिख रहे हैं तुम, फॉर्मेट तुम समझने के लिए लिख रहे हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू दैट इज एनुअल अर्निंग कैपेसिटी। अब अर्निंग कैपेसिटी इन रेस्पेक्ट टू विच, उसको बेचने से अर्निंग कैपेसिटी नहीं, रेंटल अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, अब इसमें से क्या करेगा, तुम जो हाउस प्रॉपर्टी है, तुम लोगों को पता है अगर तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी है तो जिस एरिया में रहता है उस एरिया के म्यूनिसिपैलिटी को या पंचायत को तुमको एक टैक्स पे करना पड़ता है, नहीं पता ये तो बोलते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है केएमसी को, यहाँ पे ये सब एरिया में, कोलकाता एरिया में तो केएमसी को टैक्स पे करना पड़ता है, अलग अलग एरिया को टैक्स पे करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या हुआ, उसको म्यूनिसिपल टैक्स बोला जाता है। क्यों देता है, तुम लोग देखा है कभी सुबह सुबह आके एक स्वीपर साफ कर रहे एरिया को, बाहर में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, तो वो सब का भी तो पैसा लगता है, वो सब इनकम टैक्स से नहीं जाता है, म्यूनिसिपल टैक्स से जाता है। गवर्नमेंट तीन तरह का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में ये सब पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी ये सब आ जाता है, तो वो भी तुमसे टैक्स लेता है, प्रॉपर्टी टैक्स लेता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, तुम इनकम कमा रहे हो तो प्रॉपर्टी टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स दोगे ना, तो इसमें से वो प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर देते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। ध्यान रखना पेड बाय ओनर होना चाहिए तभी लेस होगा, अदरवाइज लेस नहीं होगा। इसमें वर्ड पे ध्यान देना, यहां वर्ड यूज किया हुआ है पेड, मतलब अनपेड अमाउंट होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनर पेड करेगा तभी उसको डिडक्शन मिलेगा। ये कंप्यूटेशन हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे उसी में बात करते हैं। देवांश का एक हाउस प्रॉपर्टी था, वो भूमि को रेंट पे दिया था। ठीक है, हम लोग किसके हेड में इनकम कंप्यूटेशन करना सीख रहे हैं अभी, देवांश के हैंड में कि भूमि के हैंड में, देवांश के हैंड में। ठीक है, तो देवांश के हैंड में कर रहा है तो देवांश को रेंटल इनकम जो इससे मिला उसके बेसिस पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, उसमें से अब क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टी है, म्यूनिसिपल टैक्स तो देना पड़ेगा, कौन देगा, हिसाब से तो उसी को देना चाहिए। बट ये जब इसको दिया ना, ये बोला ना एग्रीमेंट बनाते हैं, वो एग्रीमेंट में बोल दिया था कि भाई देखो तुमको म्यूनिसिपल टैक्स तुमको देना पड़ेगा, भूमि नहीं नहीं अलग से म्यूनिसिपल टैक्स अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्री हो गई, इसको चाहिए था जगह यूज करने की, रेडी हो गई। तो म्यूनिसिपल टैक्स जो पेड हुआ, सपोज के लिए 5,000 पेड हुआ, कौन पे किया, तो इसके हैंड में इनकम कंप्यूट हो रहा है ना, तो इसके हैंड में म्यूनिसिपल टैक्स लेस होगा, क्यों नहीं लेस होगा, क्योंकि उसका खर्चा ही नहीं है, तो खर्चा ही नहीं तुमको डिडक्शन क्यों देंगे, नहीं होगा। ध्यान रखना पेड होना चाहिए, बाय द ओनर होना चाहिए, तभी यहीं पे डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर। अब आ जाओ, म्यूनिसिपल टैक्स जैसे ही तुम लेस करोगे, ये जो वैल्यू निकलेगी ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। लेस करके जो अमाउंट निकला दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम लोग एब्रिविएशन फॉर्म में एनएवी बोलते हैं, और इसको एब्रिविएशन फॉर्म में हम लोग जीएवी बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और दैट इज एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। अब ये तो हम लोग निकाल दिए भाई, जो प्रॉपर्टी है उससे इनकम मिला, उसमें म्यूनिसिपल टैक्स दिए, ये मेरा नेट एनुअल वैल्यू है। अब क्या हुआ, तुम ये इनकम कमाते हो तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते हो तब तो नेट इनकम आता है ना। फाइनल अकाउंट करता था, सारा इनकम दिखाता था, एक्सपेंडिचर दिखाता, नेट आता था ना, वो एक्सपेंडिचर्स भी तो होगा। अब प्रॉपर्टी है तो रिपेयर्स भी होंगे, रेंट, अगर ये तो एक टेनेंट है, ऐसा तेरा 50 तो टेनेंट्स है, तो तुमको थोड़ी कलेक्शन करने जाएगा, एक बंदे को भेजेगा, उसको सैलरी भी देगा, रेंट कलेक्शन चार्जेस है, रिपेयर्स मेंटेनेंस, इंश्योरेंस है, बिल्डिंग का बहुत सारा खर्चा है, तो वो भी तो डिडक्ट करना पड़ेगा।
बट एक चीज बता, इतना बड़ा इंडिया, इतनी सारी प्रॉपर्टी, अब अगर सपोज कर ले सबसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोले कि भाई अपना अपना खर्चा बताओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ठीक से चेक करना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, बोलता है देखो तुमको अलग अलग खर्चों का डिडक्शन नहीं देंगे, तुम लोग एक फिक्स डिडक्शन ले लो। फिक्स कर दिया, बोला जो भी एनएवी आएगा ना उसका 30% डिडक्ट कर दो। हम मान लेते हैं खर्चा होता है ना, तो ज्यादा मिलेगा, तुम ज्यादा खर्चा किया तो तुम समझो, हमको नहीं मतलब है, और कम किया तो भी मेरे को मतलब नहीं, हम सीधा 30% डिडक्ट कर देंगे, बोलेंगे 30% में टैक्स नहीं देना, खर्चा था तुम्हारा माइनस कर दो। ठीक है, तो ये होता है डिडक्शंस। डिडक्शंस मतलब डिस्काउंट, इनकम पे डिस्काउंट दे दिया जा रहा है, इस पे टैक्स नहीं देना है, तो वो होता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम लोग को डिडक्शन मिलता है लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में यहां पे डिडक्शन मिलता है, दो डिडक्शन मिलता है सिर्फ। नंबर वन स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए स्मॉल ए। स्मॉल ए और कैपिटल ए में भी डिफरेंस हो जाता है, ध्यान रखना इस सब चीज में। 24A, ठीक है, ये क्या है पता है, अभी अभी हम क्या बताइए क्या होगा, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, फिक्स्ड है, 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू होगा। इसके बाद दूसरा डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, ये तो अपने को थोड़ा डिटेल में भी समझना पड़ेगा, वैसे नॉर्मल से एक थोड़ा सा जिस्ट समझो। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब क्या हो, ये जो बंदा हाउस प्रॉपर्टी लिया था, मतलब इसका ओनरशिप है ना, ये ओनरशिप पूरा पैसा दे के नहीं खरीदा हुआ है, बैंक से लोन लेके खरीदा हुआ है। तो बैंक से लोन लेके ओनरशिप तो इसी का है, बट लोन भी तो है, लोन पे इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो इंटरेस्ट भी किस पे दे रहा है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो दे रहा है ना, हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है, हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है, तो उसका एक अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन का अलग से डिडक्शन देता है। तो बोलता है जो भी इंटरेस्ट उस हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, खरीदने के लिए तुम लोन लिए थे, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा उसको तुम यहां डिडक्ट कर लेना। फिर ये जो इनकम आएगी इन दोनों को लेस करने के बाद, दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये एक बेसिक सा फंड है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और एक्सटेंड होगा, वो अभी नहीं समझना है। ये एक पार्ट है, तुमको इस फॉर्मेट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, इस पूरे पार्ट में तुम लोगों को समझना क्या है, ये समझना आज के क्लास में जो हम लोग समझने वाले हैं। इसमें एक तुमको समझना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, ये नॉर्मल सा नहीं है, सिंपल नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है, स्टेप्स है, उसको याद रखना पड़ेगा। एंड दूसरा पार्ट देख, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर या बाय द टेनेंट दिया रहेगा, तुम सिंपली लेस करना है, तो जैसे ही लेस करोगे एनएवी आ जाएगा, और जैसे ही यू विल गेट द एनएवी, तेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन तो पता चल ही जाएगा, ये तो फिक्स है 30% ही होगा, बट ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब समझना क्या है, ये दो चीज समझना। ठीक है, तो अभी पहले आज की क्लास में हम लोग ये दोनों समझेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और एक्सटेंशन होगा। हाउस प्रॉपर्टी का भी डिविजन होता है बहुत सारा, एक हाउस प्रॉपर्टी पूरा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी वो बंदा खुद यूज कर रहा है अपने रहने के लिए, उसके पास 4-5 हाउस प्रॉपर्टी है, एक को लेट आउट कर रखा है, दो को अपने खुद के लिए यूज कर रहा है, बहुत सारा झमेला है, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अभी अपने आज के क्लास पे ध्यान देते हैं, जीएबी कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ये चीज समझना है। इसमें इंटरेस्ट वाला पोर्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, हाउस प्रॉपर्टी में तो तुमसे पूछ ही लेगा, ये पूरा सम रहेगा, प्लस ये 5 नंबर के लिए अलग से सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। ठीक है, ये चीज है। तो अभी चलो आ जाओ, इतना तो समझ चुके हो फॉर्मेट क्या है, अब वन बाय वन समझते हैं। पहले हेडिंग दे देते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड एनुअल
अर्निंग कैपेसिटी of house property. Expected annual earning capacity of the house property is known as the gross annual value. थ्योरी में नहीं पूछेगा तुमसे ये. With respect to W.R.T मतलब होता है abbreviation form is a with respect to rental income. ध्यान रखना, हम लोग ये सारी बातें जो कर रहे हैं रेंटल इनकम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और रेंटल इनकम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तभी ये इनकम किस हेड में टैक्सेबल है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल है. अब ये कंप्यूट कैसे करेंगे? ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेगा ना, सिंस इट इज एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड तो तुमको अज्यूम करना पड़ेगा. तो अज्यूम कैसे करोगे वो अपने को समझना है. 4 फैक्टर्स लेके चलेंगे, उन चारों फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेशंस करना है. ठीक है, तो आओ लिखो इसमें फॉलोइंग factors to consider. ये 4 फैक्टर्स हम लोगों को कंसीडर करने पड़ेंगे. नंबर 1, म्यूनिसिपल वैल्यू. पता है तुम लोगों को इनकम टैक्स के पर्पस के लिए, म्यूनिसिपल टैक्स लेने के लिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ना, वो भी क्या करता है, कैलकुलेशन करके रखता है ये हाउस प्रॉपर्टी इस एरिया में है तो इसका एनुअल रेंटल इनकम इतना होना चाहिए. ठीक है, उसके बेसिस पे वो लोग म्यूनिसिपल टैक्स कैलकुलेट. तो बेसिकली क्या हुआ, म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब एनुअल वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज. एनुअल वैल्यू as determined by municipal authorities. इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है, और वो पॉइंट क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें 2 कंसेप्ट आता है. एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू. ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू. एक होता है नेट म्यूनिसिपल वैल्यू. एक होता है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, दूसरा होता है नेट म्यूनिसिपल वैल्यू. अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ग्रॉस और नेट का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले एक चीज समझना, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो किस चीज के लिए कंसीडर करेंगे, कि जो जीएवी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो जीएवी कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज कंसीडर करते हैं ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू. कंसीडर इट फॉर जीएवी कैलकुलेशन. जीएवी कैलकुलेशंस के लिए ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू लेना है. और अब क्वेश्चन आता है तुम लोग को म्यूनिसिपल टैक्स देना है. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलता है आपको 10% म्यूनिसिपल टैक्स देना है. तो 10% म्यूनिसिपल टैक्स किसके ऊपर देगा तुम? म्यूनिसिपल अथॉरिटी एक वैल्यू बता देगा तुमको, उसके ऊपर तुमको 10%, और तुम नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो कैलकुलेट करके दे देता है. हाँ, तुमको कैलकुलेट करना चाहे तो वो उसके वैल्यू के ऊपर 10% होगा, और उसका वैल्यू जो कौन सा वैल्यू लेने बोलता है पता है, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू. तो ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी म्यूनिसिपल, तुमको तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, तो सम्स में तुमको देगा म्यूनिसिपल टैक्स 10%. अब 10% कैलकुलेट किस पे करोगे, वो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू पे. तो इसको कंसीडर करना है, कंसीडर इट फॉर कैलकुलेटिंग म्यूनिसिपल टैक्स.
अच्छा, अब एक चीज मेरे को बताओ, ये जो जीएमवी और एनएमवी तुमको यहाँ पे हम तो अलग अलग करके दिखा दिया, ठंड लग रहा है टेम्परेचर बढ़ा दे। देखो बेसिकली क्या हुआ है, जीएमवी एनएमवी अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो अलग अलग होता है, लेकिन अलग अलग ये कहाँ पे होता है पता है? सिर्फ कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में ही अलग अलग होता है, क्योंकि यहीं पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और सब जगह पंचायत है, ये सब है। ठीक है, और भी है, ऐसा नहीं है, हावड़ा में भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसीडर कर रहा है कि सिर्फ 4 जगह के लिए कंसीडर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, उसमें वो लोग बोलता है ये अलग अलग होता है। ठीक है, और अदरवाइज क्या हुआ, अदरवाइज जो जगह है वहां पे बोलता ना सब एक ही है, जीएमवी बोलो एनएमवी बोलो सब एक है। तो पहले डिफरेंस तो समझ लो, क्या डिफरेंस है। एक चीज बता, जनरली अपने कोलकाता में रहते हैं, अब सपोज कर ले हम लोगों का प्रॉपर्टी है, तो हम लोग का प्रॉपर्टी है तो हम लोग को ठीक है, केएमसी भी लाइटिंग दे के जाता है, स्ट्रीट लाइट देता है, साफ सफाई भी करता है, लेकिन हम लोग भी तो साफ सफाई करते हैं। तो वो लोग बोलता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले लोग खुद भी थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, खुद भी थोड़ा प्रॉपर्टी में मतलब जो जो भी सी लाइटिंग ये सब कर लेते हैं, तो हम लोग का थोड़ा खर्चा बच जाता है। तो टैक्स जो हम लेंगे ना, हमसे कम अमाउंट पे टैक्स लेंगे, कम अमाउंट पे टैक्स लेंगे। मतलब बेसिकली सपोज कर ले, अगर हावड़ा में तुम रहता है तो तेरा प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू वो लोग डिटरमाइन करके रखा 2 लाख रुपया, और 10% टैक्स है, तो वो 10% तेरे पे किस पे ले रहा है? 2 लाख पे ले रहा है। और यहाँ पे वो बोलता है, यहाँ पे भी सपोज कर लो वो लोग वैल्यू डिटरमाइन करके रखा 2 लाख रुपया, तो लोग बोलता नहीं नहीं 2 लाख पे टैक्स मत दो, तुम लोग खुद भी तो खर्चा करते हो, तो 2 लाख में से 10% स्ट्रेट अवे माइनस कर दो, कितना वैल्यू आ गया? 1,80,000। 1,80,000 के ऊपर 10%, तो तुमको टैक्स कितना देना पड़ा? 4,000। 2,000 कम देना पड़ा ना। ये चीज कहाँ पे होगी? इफ यू आर रिसाइडिंग एट मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मतलब KMDC में, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में डिसाइड करते हो, तो ये डिफरेंसेस है, अदरवाइज कोई डिफरेंसेस नहीं। तो ध्यान रखना, नॉर्मली क्या हुआ समझ, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा, नेट क्या होता है? नेट 10% लेस होता है देन द ग्रॉस, तो इसका मतलब होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू मतलब होता है 90% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। और ये सब कुछ कुछ चीजें हैं ना, जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट बहुत जगह ऐसा होता है जो कंसेप्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये लॉ है ना, एग्जैक्टली तुमसे हम टैक्स ले रहे हैं, तो ये लोग बोलेगा 1+1 = 6 होता है, तुमको मानना पड़ेगा 1+1 = 6 होता है। अब तुमको इसको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा पता है? यासिका को आईएएस बनना पड़ेगा, आईएएस बनने के बाद चीफ सेक्रेटरी बनेगी या कैबिनेट सेक्रेटरी बन के चेंज करवाएगी सबको, और या फिर भूमि क्या वाली, भूमि वाली, ये सब करना है कि हम क्यों आईएएस बनेंगे, हम डायरेक्ट मिनिस्टर बन जाएंगे, तभी चेंज हो सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं हो सकता। हाँ, तो मिनिस्टर भी तो, प्राइम मिनिस्टर भी तो मिनिस्टर ही होता है ना, चेहरे बन रहे क्या, तो हम फेमस हो जाएगा, मेरा स्टूडेंट लोग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, वैसे इन लोग को चल देख, हमको कुछ अच्छा पोस्ट देते, प्राइवेट सेक्रेटरी रखेंगे। अरे प्राइवेट सेक्रेटरी क्या होता है ना, आईएएस का पोस्ट होता है, मतलब आईएएस का इक्विवेलेंट पोस्ट होता है, बट वो लोग आईएएस क्वालिफाइड नहीं रहता है, तो वो कुर्सी से अटैच रहता है, जब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेगी तब तक हम इसके साथ हैं, और जैसे इसका कुर्सी हटा मेरा पोस्ट भी गायब है, और जो आईएएस रहता है उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखो ये हुआ जीएमबी एनएमबी में डिफरेंस, जीएमबी मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो वो लोग का रिकॉर्ड्स में है, लेकिन अगर ये मेट्रोपॉलिटन में है तो वो लोग बोलते हैं तुम लोग से टैक्स कम लेंगे, क्योंकि खर्चा तो तुम ही कर दे रहे हो, मेरा खर्चा तो तुम बचा दे रहे हो, तो हम 2,000 रुपये कम लेंगे तुमसे। तो 2,000 कम लेने का तरीका, ये लोग बोलता है तुम्हारा जो हमारे रिकॉर्ड में जो म्युनिसिपल वैल्यू है ना, उसमें से 10% स्टेट अवे हटा देते हैं, हेयर कट कर देते हैं, और जो बचेगा उसके ऊपर टैक्स देना। बट ये जो जीएमवी इक्वल टू एनएमवी हो रहा है, यहाँ पे दोनों अलग है ना, ये कहाँ पे अप्लाई होता है? ओनली एप्लीकेबल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो ये कंसेप्ट सिर्फ अप्लाई हो रहा है, ओनली एप्लीकेबल एट KMDC। ये KMDC से याद रहेगा ना, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। एट अदर प्लेसेस GMV इक्वल टू NMV इक्वल टू MV। अब तुम लोग बोलेगा सर ये MV कहाँ से लेके आ गया आप? बोल चेरी, म्यूनिसिपल वैल्यू।
अब आओ नेक्स्ट पार्ट। अच्छा यहां तक समझ गया ना। एमबी मतलब क्या हुआ, म्यूनिसिपल वैल्यू। और जब भी तुमको सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू लिखा हुआ कहीं दिखाई देना तो तुम उसको क्या मानेगा, ग्रॉस की नेट। सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू अगर सब में दिखाई दे तो दैट मीन्स दैट इज अ नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। अगर वो अब हावड़ा में है तो वही ग्रॉस है, वही नेट है। लेकिन अगर कोलकाता में है तो वो नेट 90% ऑफ द ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू है, ग्रॉस अलग से कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज, ये सब याद रखना पड़ेगा। अच्छा चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहां तक क्लियर है, म्यूनिसिपल वैल्यू से रिलेटेड सारा फंडा क्लियर। अब नेक्स्ट आओ, म्यूनिसिपल वैल्यू का दूसरा फैक्टर जो तुमको कंसीडर करना है, फैक्टर इज, रुको एक जन कोई, चलो देखो नेक्स्ट आओ। नंबर वन फैक्टर अपने ले लिए म्यूनिसिपल वैल्यू। नेक्स्ट फैक्टर आता है अपने पास, दैट इज फेयर वैल्यू। देखो फेयर वैल्यू आई थिंक तुम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में तुम लोग को पता होगा क्या होता है, नहीं होता तुम बताता है। सपोज कर ले कि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, सब कोई रेंट पे दे रखा है, सब ओनरशिप में अपना रेंट पे दे देता है। क्या हो ना, यासिका अभी नई नई यूएसए से आई है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीद ली और खरीद के ये सोची यहाँ पे रहेंगे नहीं, रह तो रही है सॉल्ट लेक में जाके, बोलती यहाँ पे रेंट पे लगा देंगे किसी को, तो भी खरीद के रेंट पे। तो तुम कैसे पता करेगा कि यहाँ पे रेंट क्या होना चाहिए। तुम अपने मन से, चेरी को चाहिए था तो चेरी को तुम बोला 60,000 रुपया पर मंथ लोगे, चेरी भाग गई, बोलेंगे हम देखे नहीं 60,000 पर मंथ। तो तुम ऐसे अनाप शनाप किसी को भी बोल रहा था, कोई भी रेंट नहीं दे रहा था। तो अल्टीमेटली फिर तुम क्या सोचा, तुमको चेरी तेरी फ्रेंड थी, एडवाइस थी, बोले एक काम कर पहले पता कर ले यहाँ पे लोग क्या रेंट लेते। तो फेयर रेंट मतलब क्या हो गया, फेयर वैल्यू मतलब क्या हो गया, कि जो लोकल एरिया का जो रेंट लोग रेंट चार्ज कर रहे हैं, राइट, दैट इज द फेयर रेंट। तभी सबसे पता कि लोग यहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, तो ये 15,000 चार्ज की तो लोग देने को रेडी हो गया। तो फेयर वैल्यू मतलब क्या हो गया, जो रेंटल इनकम चार्ज बाई नियर बाई पीपल्स। तो नेक्स्ट लिख लो, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम इधर रेंट लिख लो, रेंट चार्ज्ड बाई सिमिलर HP ओनर्स इन लोकल एरिया। यहां तो ये पता कर ली याशिका, लेकिन अब क्वेश्चन में कैसे पता किया जाएगा, दे दिया जाएगा, दे देगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, फेयर रेंट बोल के दिया रहेगा। नेक्स्ट थर्ड वन, स्टैंडर्ड रेंट। ये होता है रेंट कंट्रोल एक्ट बोल के एक कानून होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। रेंट एज पर दैट कानून इज नोन एज द स्टैंडर्ड रेंट, दिया रहेगा, तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लाइफ में भी तुमको जाके पता करना पड़ेगा, रेंट कंट्रोल एक्ट, किसी को जो पर्सन लोग इसे अपने लॉयर्स लोग डील करते हैं उनको बोल के पता करना पड़ेगा, वो लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स निकालेगा फिर तुमको बताएगा, तो सब में दिया रहता है। रेंट कंट्रोल एक्ट का मतलब होता है रेंट एज पर, रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट सब में गिवन रहेगा। अब चौथा पोर्शन, तुम जो रेंट ले रहा है उसके बारे में तो अभी तक बात ही नहीं की है, वो तो सबसे जरूरी है। तो नेक्स्ट वन इज द एक्चुअल रेंट। रेंट एक्चुअली चार्ज्ड फ्रॉम टेनेंट। आपने एक्चुअली में जो रेंट टेनेंट से चार्ज की, दैट इज नोन एज द एक्चुअल रेंट। इन चार फैक्टर को कंसीडर करते हुए तुमको जीएवी कैलकुलेट करना है। कैसे, अब वो समझना, अभी तक तुम समझा चार फैक्टर्स लेंगे, अब कैसे कंसीडर करेंगे वो समझना है। तो नेक्स्ट आ जाओ, स्टेप्स टू कंप्यूट। और ये सबसे जरूरी चीज अपने पढ़ रहे, क्योंकि इसके बिना तुम हाउस प्रॉपर्टी इनकम ही नहीं स्टार्ट कर पाएगा, जीएवी पहले निकालना पड़ेगा। तो स्टेप्स टू कंप्यूट, और देखो तुम लोग को ये जितना लग रहा है ना सैलरी, इससे ज्यादा मतलब कैलकुलेशन, हर जगह स्टेप्स, ऐसा 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 चलता रहेगा।
स्टेप्स टू कंप्यूट GAV। नंबर 1, पहला स्टेप जिससे कैलकुलेट क्या होता है पता है? इससे कैलकुलेट होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब लग रहा है कि ऐसा रेंट मिलना चाहिए था। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, वो भी रीजनेबल, ठीक है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए क्या स्टेप से पता है? सबसे पहले हम लोग लेंगे GMV ले कि NMV लें? GMV। NMV क्या बोलता है? हम बोला था NMV किस चीज के लिए लेंगे? टू कंप्यूट म्यूनिसिपल टैक्स। और GMV किसके लिए लेंगे? GAV कैलकुलेशन। तो अभी तुम क्या कर रहे हो? GAV कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या ले? GMV ले कि NMV ले? GMV। तो सबसे पहले तुम यहां पे लोगे GMV, उसको कंपेयर किससे करोगे? फेयर रेंट से। इसमें क्या लेंगे पता है? जो भी ज्यादा है उसको कंसीडर कर लेंगे। एरो से समझ जाएगा? विचेवर इज हायर, GMV और HMV, GMV और फेयर रेंट, विचेवर इज हायर, कंसीडर कर लिए। ये जो वैल्यू आएगी इन दोनों को लेने के बाद, उसको किससे कंपेयर करेंगे पता है? स्टैंडर्ड रेंट से। अब क्या करेंगे? विचेवर इज लोअर। वो 2 4 5 सम करते करते ना तुम लोग को याद हो जाएगा। GMV और फेयर रेंट, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में जो हायर वैल्यू होगा वो ले लेना, उसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट से, विचेवर इज लोअर ले लेना। जो आएगा उसको क्या बोला जाएगा? RER। RER मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ऊपर देख लिखा है, अब बोलिए। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। नेक्स्ट, नंबर 2, स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? एनुअल रेंट। जो तुम टेनेंट से मांग रहे हो 10,000 पर मंथ में दिया, तो पूरा एनुअल कितना वैल्यू हुआ? 10,000 इंटू 12, 1,20,000, उसको कंसीडर करेगा। उसमें से लेस क्या करेंगे पता है? अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या होता है? कुछ आइडिया है? चलो समझाते हैं। ये सपोज कर ले क्या हुआ ना, यासिका का प्रॉपर्टी था, यासिका उसको क्या की? चेरी को रेंट पे दे दी। अब चेरी गड़बड़ करेगी। इसमें क्या गड़बड़ की कि लास्ट का 2 महीना प्रॉपर्टी यूज की और यासिका को रेंट दिए बिना गायब। तो इसको क्या बोला जाएगा? यासिका के हिसाब से बैड डेट है ना, बैड डेट को यहाँ पे बैड डेट तो बोलेंगे नहीं, इसको बोलेंगे अनरियलाइज रेंट। अब देख हुआ क्या ना, समझना, यहाँ पे अनरियलाइज रेंट को तुमको लेस करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब अलाउ करेगा? यासिका का बैड डेट हुआ ना, यासिका का इनकम कितना था? 10,000 इंटू 12, 1,20,000। यासिका बोलते 2 महीना का रेंट तो मेरे को मिला ही नहीं रिटर्न फाइल करते समय, और 20,000 माइनस कर दी। नहीं अलाउड होगा। लेकिन अब क्या हुआ ना कि यासिका क्या की, यासिका का एक यहाँ पे प्रॉपर्टी था, उसमें ऐसा गड़बड़ की चेरी, और यासिका के एक पाक स्टेट में प्रॉपर्टी है, तो उसको रेंट पे दे दी, जा चेरी वहां पे रह ले। अरे तुम दोस्ती यार निभाते हुए दे दिया, दिया भाई तुम, समझ ले। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, तो दे दिया। तो इन सच केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ये क्या मतलब है? वो इंसान जो तुम्हारा बैड डेट कर रहा है, तुम उसको दूसरी जगह रहने दे रहा है, तो नहीं देंगे हम तुमको, अलाउ नहीं करेंगे इसका, ठीक है। और दूसरा बात, ये एग्रीमेंट का बात क्या था ना, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, भी तो एग्रीमेंट में होना चाहिए। ऐसे ही रहने दे दिया, फ्रेंड है तो हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो तुम झूठ भी बोल सकता है। यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखना, ये अनरियलाइज रेंट जो तुम यहाँ लेस कर रहे हो ना, ये कब कब लेस कर सकते हो? पहला कंडीशन, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड मतलब रियल होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, जो मतलब लीगली प्रूफ हो सके कि एक्चुअली में है। टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए। लीगल एक्शन लेना होगा तुमको,
उसको लॉयर को अपॉइंट करके लीगल नोटिस भेज देना याचिका, और प्रॉपर्टी से निकाल देना अगर कोई दूसरा प्रॉपर्टी में भी रहती हो तो। जैसे सपोज के लिए ऐसा हो सकता है, चलिए प्रॉपर्टी में रहने नहीं देगी, ये पार्क स्ट्रीट पे प्रॉपर्टी में भी ऑलरेडी ले रखी है रेंट पे, और यहाँ गिरीश पार्क में भी ले रखी है, गिरीश पार्क में डिफॉल्ट कर दी और तुम पार्क स्ट्रीट में उसको रहने दे रहे हैं, नहीं, पार्क स्ट्रीट वाला प्रॉपर्टी से भी निकाल दो। तो तुम उसका डिफॉल्ट क्यों करेगा? ऐसे कैसे पता कि मारी होगी? अच्छा यासिका, अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अब हम क्या बोलिए, इतना बड़ा बात बोल दी। टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए, तभी अलाउड होगा, अदरवाइज तुम लेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, जनरली सम्स करते समय ये से झंझट नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट। सम्स करते समय अनरियलाइज रेंट है, तुम सिंपली लेस कर देना, बट कई बार टेक्निकल करने के लिए क्या बोल देगा ना, पता है, अनरियलाइज रेंट देगा और ब्रैकेट में लिखेगा नो लीगल एक्शन टेक, तो लेस मत कर। ठीक है, सम टेक्निकल करने के लिए किया जा सकता है, जो तुम लोग के साथ तो हो ही सकता है। तुम लोग का तो बैड लक है ना, हर जगह गड़बड़ तुम लोग के साथ करता है। वो थर्ड सेमेस्टर 3 महीना में करवा दे रहे हैं। प्रोटेस्ट करो ना, तुम लोग सीयू का बच्चा है, धरने में बैठ जाओ। नहीं नहीं, दीदी को तुम लोग स्लोगन दो, दीदी आपको हम लोग के घर पेरेंट्स सबको ही वोट देंगे। पता नहीं अभी बहुत जन कर रहा है, पागल है पूरा सीयू, तुम लोग का सिलेबस बर्बाद करने वाली यही है। और सिलेबस बर्बाद हो जाएगा। ऑटोनोमस मालूम है, सिर्फ इसको जेवीएस को किया गया था। जेवीएस को ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, तुम सीयू के अंडर हो लेकिन तुमको अपने मन से जो करना करो, जैसे पढ़ाना है सिलेबस तुम्हारा, सब तुम्हारा, तुम अपने मन से लो। तो क्योंकि वो जेवीएस का ऐसा मतलब मेंटेन किया था अपना इमेज, तब दिया था, और अब सबको दे देगा तो हो गया फिर तो लेस। अब क्या करेंगे, अब क्या हुआ ना, सपोज कर ले प्रॉपर्टी क्या हुआ ना, 3 महीने तक वैकेंट ही पड़ा रहा, कोई रेंट, कोई टेनेंट आया ही नहीं लेने के लिए, तब भी तो तेरे को रेंट नहीं मिला। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऊपर कंसीडर करते समय क्या ले लिए, 12 महीने का रेंट ले लिए ना, तो भाई 3 महीना तो वैकेंट ही था, रेंट आया ही नहीं, तो क्या चीज का टैक्स देंगे तुमको, तो हटाना पड़ेगा। तो तुम लोग ऊपर ही नहीं लेंगे, फॉर्मेट बना हुआ लेना पड़ेगा तुमको, पहले 12 महीने का रेंट लो, फिर 3 महीने का रेंट जो नहीं मिला उसको माइनस कर दो, तो लेस वैकेंसी, उसको बोलते हैं लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये जो हम फॉर्मेट दे रहे हैं ना, इसमें सब कहीं से कुछ भी सम आ जाए सारा कवर्ड हो जाएगा, तो ये स्टेप से सब कवर होगा। और ये जो आया इसको अपने क्या बोलेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो तुम लोग दो चीज कैलकुलेट किया, नंबर 1 RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, नंबर 2 ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तीसरा पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट, GAV। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा पता है, एकदम सिंपल सा पार्ट है, RER जो कैलकुलेट किए थे उसको लो, और ARR जो कैलकुलेट किए थे उसको लो, और जो भी ज्यादा है उसको क्या नाम दे दो, GAV। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इतना इजीली तो छोड़ेगा नहीं। अब यही सब जो झंझट है ना, वो डायरेक्ट टैक्स कोड जो नया आ रहा है ना उसमें हटा दे रहे हैं। इसमें अब देखो फिर एक तो ट्विस्ट डाल देगा, वो सब ट्विस्ट हटा दिया। अब जो नया इनकम टैक्स बना उसमें सब ट्विस्ट हटा दिया, क्योंकि एक्चुअली क्या बना था 1961 में, बाद में कुछ ना कुछ धीरे धीरे प्रॉब्लम समझ में आया, धीरे धीरे लोग उसको सुधारता गया, बट सुधारते समय क्या हुआ, उसी चीज में अमेंडमेंट किया ना, अब पूरा चेंज कर, तो ईजी हो जाएगा। तुम लोग क्यों सब, पहले वाला भी सब फंसा हुआ ही था। तुम लोग को ये दुख होगा कि हम लोग के साथ ही पहले कर देता एक साथ। बेस लेवल तो पता ही रहेगा ना, ऐसे भी कौन सा तुम लोग अभी पढ़ लेगा तो याद रखने वाला, ये बताओ तो। अच्छा देख आरी, हाँ ये तुम लोग को प्रॉब्लम होने वाला है नेक्स्ट सेमेस्टर में, जो टैक्स पड़ेगा ना, और इससे पूरा डिफरेंट हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा तो रिकॉल करती चाहिए, अच्छा सर ऐसा पढ़ाए थे, कुछ RER बोल के था, इतना तो याद आएगा।
ठीक है, इसको देखो, जीएवी आया। अब यहाँ पे क्या बोलता है पता है तुम लोग को? हम क्यों, तुम लोग बोलेगा सर ये बाउंड्री क्यों दिए थे, सीधा यहाँ पे लेस करते अनरियलाइज रेंट फिर लॉस ड्यू टू वैकेंसी, बाद में बाउंड्री देते, बट हम बीच में पहले अनरियलाइज रेंट लेस किया, फिर रुका, फिर उसके बाद लॉस ड्यू टू वैकेंसी लिया, है ना? इसके पीछे रीजन था। ये लोग क्या बोलता है ना कि आरईआर और एआरआर जो ज्यादा है उसको ले लो, दैट इज अ जीएवी, बट इफ एआरआर इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, इफ एआरआर इज लोअर, जैसे एग्जांपल समझो, आरईआर तेरा आया सपोज कर ले 25,000, ठीक है? अब आ जा, यहां पे एआरआर जो था वो था 40,000, 40,000 नहीं लेते, बिल्कुल थोड़ा सा कम लेते हैं। सपोज कर ले यहां पे था 30,000 जिसमें वैकेंसी था सपोज कर ले 6,000, तो ये कितना है 24,000, और अनरियलाइज रेंट ये था, और वैकेंसी है सपोज कर ले 1,000, तो ये कितना आया 23,000। तुमको क्या लेना चाहिए, तुम कंपेयर करेगा 25,000 और 23,000, विचएवर इज हायर, मतलब तुम क्या आंसर देने जा रहे हैं 25,000। बट रुक जाओ, एक बार चेक करो इस वैकेंसी के पहले क्या था, तो ये तो एआरआर तो अभी भी कम ही था ना, मतलब वैकेंसी होने के चलते कम नहीं हुआ है, नॉर्मली कम था, तो इन सच ए केस नॉर्मल क्लॉज, नॉर्मल क्लॉज मतलब जीएवीज दोनों में से जो हायर है 25,000 ही रहेगा। अब देख थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने डेटा, ये सब बिना मतलब का ट्विस्ट डाला हुआ है जो तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, जो आपसे हट जाएगा लेकिन तुम लोग के लिए नहीं हटेगा। अगर सपोज कर ले हम यहां पे बोलता है ये 40,000 है, इस 40,000 में से हम सपोज कर ले 10,000 रुपया अनरियलाइज रेंट भी माइनस कर दिया, तो भी ये 30,000 है। अब हम क्या किया, यहां पे माइनस कर दिया 8,000, तो ये कितना आया 22,000। तुम नॉर्मली क्या बोलता है, नॉर्मल सिचुएशन तुम सिंपली बोलेगा 25,000 और 22,000, हम लोग को तो 25,000 जीएवी लेना है। बट रुक जाओ, ऐसा देने के पहले एक बार देखो क्या वैकेंसी के पहले जो जीएवी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ रहा था वो आरईआर से कम है, ज्यादा है, मतलब एआरआर इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होता तो एआरआर 30,000 होता, है ना? तो इन सच केस तुमको किसको लेना पड़ेगा जीएवी, ट्विस्ट है, याद रखना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट है, घुमा फिरा के डालेगा, याद रखना पड़ेगा। ये बोल रहा है अगर तुम्हारा एआरआर ड्यू टू वैकेंसी कम है तो टेक एआरआर एज द जीएवी। एकदम समय, अरे तो ये बिना समझाए कैसे समझ करवा देगा? अरे बेसिकली मेरे को समझाए बिना हम समझ कैसे करा? ना ना ना, इधर नहीं आएगा, हर चैप्टर में यही सब है। वो तुम लोग को वैसे करा दे, वैसे फिर तो कैसे करेगा, सम जरा सा इधर से घुमा दिया उधर, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। अरे वो भी करेंगे, वो तुम लोग का लास्ट टाइम जब करेंगे ना उस समय कराएंगे, लेकिन तुम लोग को सब आता रहेगा तब करवाएंगे, बिना आए हम कर दे तो हम तो कर देगा, तो पता चला। तो इसमें लिखो इफ ARR is lower due to vacancy, तब क्या करना है चेरी? इफ ARR is lower due to vacancy, take ARR as GAV, take ARR as GAV। ये GAV कैलकुलेशन का पूरा जीस्ट है। अब अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो हम लोग को इंटरेस्ट भी समझना है, आज ही समझना है। अच्छा इसका तो सम्स करना पड़ेगा अभी, हाँ इसका सम्स करेंगे। चलो देखो इसके सम में आओ, एक एग्जांपल लिखो। ये क्या था? GMV रुपीज 3 lakhs, HP एट हावड़ा, हावड़ा में प्रॉपर्टी है, एंड म्यूनिसिपल टैक्स एट द रेट 12%।
तुमको कैलकुलेट करके देना है, कैलकुलेट म्यूनिसिपल टैक्स। ये तो तुम लोग तुरंत दे सकते हैं। 3 लाख पे 12%, 3 लाख का 90% नहीं निकाले। $36,000 ना। चलो ये हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हो। ये तो हम लोग तुम लोग को खुश करने के लिए दिया था कि तुम लोग को आता है, देखो तुम लोग आंसर। अब थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू रुपीस 6,30,000 HP at मुंबई। कैलकुलेट म्यूनिसिपल टैक्स एट द रेट 15%। 85,050 कैसे कैलकुलेट? 94,500। अच्छा देखते हैं तुम किस पे कैलकुलेट किया है। किसी पे कर तुम क्या बोला था कि जो म्यूनिसिपल वैल्यू होता है वही नेट म्यूनिसिपल वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे है प्रॉपर्टी? मुंबई में म्यूनिसिपल टैक्स और नेट म्यूनिसिपल वैल्यू पे निकलता है, तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू तुम दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी तुमको क्या करना था बता रहे। तुम म्यूनिसिपल टैक्स किस पे कैलकुलेट करता है? नेट पे। और हम क्या बोला था, सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू दिया रहा है, इसका मतलब वो क्या होता है? तो कितना आया? अच्छा हाँ राइट राइट। जीएमवी कैलकुलेट कर दो इसमें। दिवांश बताओ जीएमवी कितना होगा? अब वो तुम बताओ, हमको नहीं पता, माइनस करेंगे कितना। 7 लाख। ये 7 लाख बताइए तुम, गलत हो सकता है इसका। चेरी तुम्हारा गलत नहीं हो सकता है, क्यों? तुमको रीजन पता है। बल्कि हमको सर को बताना नहीं चाहिए था। कितना है सर बता। 5,35,000। यासिका भूमि बोल, क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए ना इन लोग को? अभी 12th में होता तो डांट पड़ चुका होता है। डांट पड़ चुका था। 7 लाख यार है। देखो ये एनएमवी जो होता है 90% ऑफ जीएमवी होता है, इक्वल टू एनएमवी, है ना। मेरे को एनएमवी पता है 6,30,000 है, तो ये 90% ऑफ जीएमवी है। तो जीएमवी कितना होता होगा? 6,30,000 डिवाइडेड बाई 90%, विच इज 7 lakhs। ठीक है देवांश, चलो ये पार्ट तो ऐसे म्यूनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना समझे थे अपने। अब आते हैं जीएबी कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, फ्रॉम गिवन इन्फो कंप्यूट जीएवी। बात करो। फ्रॉम द गिवन इन्फो कंप्यूट जीएवी। HP1 HP2। ठीक है छोड़ देगा, 830 तक छोड़। अब इंटरेस्ट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट करने का मतलब तो 1 घंटा और लगता कम से कम, इसको करके छोड़ देंगे।
HP1 HP2, तो HP1 HP2 में अपने आते हैं, सबसे पहले लेते हैं सिचुएटेड एट कोलकाता और एक हावड़ा। म्यूनिसिपल वैल्यू $7,20,000, 8 lakhs। पेयर रेंट 8 लाख और 9 लाख। स्टैंडर्ड रेंट 6 lakhs। यहां पे कुछ नहीं है। एक्चुअल रेंट 60,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ। अनरियलाइज्ड रेंट 2 months, यहां 1 month। तो अपने इम्प्लाइडली मान लेंगे एक्सेंट टेकन है। वैकेंसी यहां पे एक काम करो ना, रेंट थोड़ा सा, ये अनरियलाइज रेंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अनरियलाइज रेंट कर देते हैं 5 months। वैकेंसी 2 months, यहां पे कुछ नहीं है। कैलकुलेट GAV, ये ऑलवेज जो तुम लोग सम करोगे ना, हर सम में GAV निकालना पड़ेगा, विदाउट विच सम स्टार्ट ही नहीं होगा, और वर्किंग का पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले आते थे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग का पार्ट है तो बहुत सजा के नहीं करना है, हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर GAV। दो हाउस प्रॉपर्टी है हमारे पास, HP1 HP2। यहां पे सबसे पहले देखो, अपने स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। सबसे पहले क्या लेना है तुमको, GMV, म्यूनिसिपल वैल्यू में ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। अब देखो तुम्हारा जो हाउस प्रॉपर्टी 1 है वो कहां सिचुएटेड है, ये सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू लिखा हुआ है। देखो म्यूनिसिपल वैल्यू लिखा हुआ, HP2 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही ग्रॉस है वही नेट है। तो HP2 के लिए तो हम सिंपली कॉपी कर देते हैं, 8 लाख है, बट HP1 के लिए झमेला है। यहां पे MV लिखा हुआ, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू, दैट इज नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। नेट मतलब क्या हुआ, इसमें 10% ऑलरेडी हेयर कट किया हुआ है, मेक इट 100%, तो क्या करेगा, डिवाइडेड बाय 90% करेगा ना। यही उस समय तो हम फॉर्मुला बेस पे समझा दिया था, सिंपली याद रखो ना, डिवाइडेड बाय 90% करना है। तो डिवाइडेड बाय 90% करो, कितना आ जा रहा है, 8 lakhs ना। अच्छा ये भी 8 lakhs ही आया। अपने यहां पे किए थे HP1 के लिए 7,20,000 डिवाइडेड बाई 90%। देवांश ठीक है ना। अब आप क्या करो, म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर किससे करोगे, फेयर रेंट से। तो फेयर रेंट कितना दिया गया, 8 लाख और 9 लाख। 8 लाख और 9 लाख। हम लोग क्या करते थे, जो भी ज्यादा होगा उसको ले लेंगे। तो कितना ले लें, ठीक है, एक ही HP1 में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, जो भी ले लो। अच्छा अब इसके बाद इसका कंपेयर किससे करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट HP1 के केस में दिया हुआ है 6 लाख, और HP2 में कुछ नहीं है। तो यहां पे क्या ले लेंगे, विच एवर इज लोअर, मतलब 6 लाख, और यहां पे विच एवर इज लोअर मतलब 0 कर दे क्या,
नहीं, यहां पे है ही नहीं, तो जो 9 लाख है वही ले लेंगे, 9 lakhs। और ये जो वैल्यू तुमने कैलकुलेट की, दिस वैल्यू इज टर्म्ड एज RER, दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब नाउ मूव टू स्टेप नंबर 2। ARR निकालना है। कहां RER? नहीं, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते देन RER आता है। ये देखिए रहा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ARR कैलकुलेट करना है। हम लोग आ रहे हैं ARR दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। हम लोग इसमें सबसे पहले लेंगे एनुअल रेंट। एनुअल रेंट मतलब टेनेंट से कितना रेंट हम ले रहे हैं। तो हम लोग HP1 के लिए कितना ले रहे हैं, 60,000 पर मंथ, और HP2 के लिए कितना ले रहे हैं, 80,000 पर मंथ। तो चलो आ जाओ, 60,000 पर मंथ मतलब हुआ 7,20,000, और 80,000 पर मंथ मतलब हुआ 9,60,000। अब क्या करेंगे, इसमें से लेस अनरियलाइज्ड रेंट। सिंस सम में कुछ नहीं बोला है कि टेनेंसी बोनाफाइड है, लीगल एक्शन लिया गया, एज्यूम्ड है, लिया गया है, तो अपने सिंपली अनरियलाइज्ड रेंट यहां पे लेस कर देंगे, विच इज 5 महीने का है और 1 महीने का है। 5 महीने का मतलब कितना हो गया, 3 लाख, और 1 महीने का मतलब 80,000। तुम लोग ना एक चीज समझ लो, यहां पे तुरंत समझ में आ रहा है मेरे को कि ARR इज लोअर, पहले से लोअर है, वैकेंसी के चलते लोअर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इसके बाद लेस वैकेंसी। वैकेंसी कितना था, 2 months मतलब 1,20,000, और यहां पे कुछ नहीं था ना वैकेंसी, तो ये 3 लाख आया और ये 8,80,000 आया, दैट इज ARR। अब आप करोगे ARR तो आपको मिल गया, कंपेयर करो। पहले ये देख लो, क्या ARR इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, नो, तो इसका मतलब नॉर्मल कंसेप्ट है। यहां पे भी ARR इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, नहीं, तो इसका मतलब हम लोग का नॉर्मल सिचुएशन है, कोई अबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो हम लोग का GAV जो आएगा वो क्या होगा, जो भी ज्यादा है वो ले लेंगे। तो पहले केस में 6 लाख है और दूसरे केस में 9 लाख है। ठीक है ना, तो ये GAV कैलकुलेशन था। देखिए कैलकुलेशन ना बिना तुमको जो कंसेप्ट बताया ना उसके बिना नहीं करवा सकते। आप कंसेप्ट समझ गए ना, आप तुम लोग करते जाओ ना बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट पता होना चाहिए ऐसे होता है। तो ये GAV कैलकुलेशन था, और इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन हम लोग को अभी करना नहीं है, तो इसको गो थ्रू करके रखो। हम लोग एक क्लास कल रखते हैं, उसमें और कंटिन्यू करेंगे।